रामपुर में उपचुनाव से पहले गरमाई सियासत। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार आसिम राजा धरने पर बैठे। समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे आसिम। पुलिस पर लगाया बूथ एजेंटों को प्रताड़ित करने का आरोप। तो रामपुर में उपचुनाव से पहले गरमाई सियासत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कल जिस तरीके से वोटिंग और उससे पहले रामपुर की सियासत गरमाई, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा जो कि एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे, पुलिस पर लगाया बूथ एजेंटों को प्रताड़ित करने का आरोप। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की। रामपुर में उपचुनाव से पहले गरमाई सियासत। एसपी उम्मीदवार आसिम राजा एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस बूथ एजेंटों को प्रताड़ित कर रही है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार रामपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे आसिम। रामपुर की पुलिस चुनाव को प्रभावित करने का बड़ा गहरा षड्यंत्र कर रही है और अभी भी हम यहां धरने पर बैठे हैं। हमारे वर्करों के घर पुलिस जा रही है और अफसोस की बात यह है कि रात 2 बजे मेरे चीफ इलेक्शन एजेंट आसिम खान साहब का मकान गेट सिबुद्दीन खान में है, थानागंज से थोड़ी दूरी पर। रात 2 बजे उनके घर पुलिस गई, बड़ी तादाद में दबी थी। उन्होंने ये बताया कि भाई मैं चीफ एजेंट हूँ, आप हमारे यहाँ और उम्मीदवारों को भी आप घेरने लगे और इस तरह परेशान कर रहे हैं सारे वर्करों को, आप ये क्या कर रहे हैं। लेकिन ये बात जब बताई तो वो चले गए। हम एसपी साहब से आज मिले ये शिकायत लेकर, लेकिन जैसे ही हम मिलकर घर पहुंचे हैं तो पता चला 1 घंटे के बाद तो पता चला कि पुलिस बड़ी संख्या में फिर आसिम खान साहब के घर पहुंची, गेट सिबुद्दीन खान में, जो चुनाव अभी करता है, हमारे मुख्य चुनाव अभी करता है। और वहां पहुंचकर आसिम खान साहब घर में नहीं थे, कार्यालय में थे, हमारे साथ थे। उनकी बीवी को दरवाजे के बाहर बुलाया गया और उनके साथ बदतमीजी की गई और धमकी दी गई। ये पुलिस का रवैया है। और हमारे साथ अविनाश सिंह जुड़े हैं, सहयोगी अविनाश। जाहिर तौर पर ऐसा ही कुछ बयान आजम खां का लोकसभा उपचुनाव में भी आया था और आसिम का भी बयान है, एजेंटों को परेशान किया जा रहा है। सियासत रामपुर की पूरी तरीके से गरमाई है। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। देखिए, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जिसकी भी हार जीत होगी, अगर सपा ये सीट बचा ले जाती है तो बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी, लेकिन अगर भाजपा ये सीट जीत जाती है तो एक बड़ा मैसेज होगा और आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये एक कह सकते हैं कि निर्णायक फैसला होगा। जहां तक सवाल आरोप प्रत्यारोप का है तो देखिए, चुनाव शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी भाजपा पर और सरकार पर यह आरोप लगा रही है कि उनके लोगों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है जब भी कोई पार्टी विपक्ष में होती है और जब उपचुनाव होता है तो वो सत्ताधारी दल पर आरोप लगाती है। इससे पहले समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी और जब उपचुनाव हुआ तब समाजवादी पार्टी पर भी यही आरोप लगे थे। आपको याद होगा कि 2012 में जब लोकसभा का उपचुनाव हुआ था कन्नौज में और जब डिंपल यादव निर्विरोध चुनी गई थी तब भी सियासत काफी गरमाई थी। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन देखिए, ये सीट इसलिए महत्वपूर्ण है और चूंकि पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान देखा गया कि अपनी सीट को बचाने के लिए आजम खां किस तरीके से उन्होंने इमोशनल कार्ड तक खेला। मंचों से वो उन्होंने काफी भावुक अपील की। चूंकि देखा जाए तो 10 विधायक हैं और समाजवादी पार्टी की जो भी मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश में है उसमें से रामपुर सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, क्योंकि अभी तक इस सीट पर, या जो रामपुर सदर की सीट है, इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की कभी जीत नहीं हुई है। देखिए, उसके पीछे फैक्टर ये है कि चूंकि मुस्लिम बाहुल्य सीट है और 3,90,000 जो वोटरों की आबादी है उसमें से 2 लाख से ज्यादा अकेले मुस्लिम मतदाता हैं, यानी कि फेवरेबल सीट है समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन इस बार जो समीकरण है थोड़े से बदले हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात राहुल ये है कि अपने ही गढ़ में आजम खां काफी कमजोर हो चुकी हैं। कमजोर इसलिए हुए हैं कि सत्ता से बाहर तो हैं ही, साथ ही में आपने देखा कि चुनाव से पहले किस तरीके से जो उनके बेहद खास लोग थे, कई उनके करीबी थे, उनके मीडिया प्रभारी, उन्होंने उनका साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। उससे भाजपा को कितना फायदा होगा
होगा और जिन्होंने आजम खां का साथ छोड़ा है वो भाजपा को कितना फायदा पहुंचाएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक मैसेज होता है, जो माहौल, चूंकि चुनाव के समय माहौल का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तो ये तमाम चीजें हुई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अपने गढ़ में आजम खां अब उतने सुरक्षित नहीं है। हालांकि ये तो रहा आरोप और प्रत्यारोप की बात, माहौल क्या है किस तरीके से? हालांकि अब देखा जाए सूरज ढल चुका है, अंधेरा छा चुका है, अब इंतजार सुबह सूरज को लेकर कि वोटिंग किस तरीके से हो। आते हैं, आपका रुख करते हैं अविनाश। बड़ी खबर बता दें, यूपी उपचुनाव के लिए कल होगा मतदान। मैनपुरी, रामपुर, खतौली में वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को घोषित होंगे उपचुनाव के नतीजे। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, जहां खतौली में समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन उम्मीदवार मदन भैया, राजकुमारी सैनी, जिन्हें बीजेपी ने मैदान में उतारा है, और इसके अलावा आसिम राजा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामपुर से, आकाश सक्सेना और हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं। हालांकि मैनपुरी का चुनाव जो कि बेहद दिलचस्प और सभी की नजरें हैं। अनुराग और साथ ही साथ विनीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निखिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं विनीत का। अंधेरा छा चुका है, अब इंतजार उजाले का, यानी कि कल के दिन का। तो उससे पहले फिजा किस तरीके से? ठंडक है, लेकिन वोटर्स के बीच किस तरीके से गर्माहट, सियासी दलों के बीच किस तरह की गर्माहट? बिल्कुल राहुल, और आपने मेरे शब्द छीन लिए हैं कि मौसम जरूर सर्द है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनावी जो माहौल है वो बेहद गर्म है। पार्टी कोई भी हो, हर किसी की धड़कन बढ़ी हुई है कि आखिर कल क्या होगा। दोनों ही पार्टियों की जो दिग्गज थे, तमाम बड़े दिग्गज जो थे वो चुनावी मैदान में थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे। एक तरफ यहाँ नेताजी की बहू डिंपल भाभी चुनावी मैदान में थी और समाजवादी पार्टी अपनी सीट को 1989 की अगर बात की जाए तो उस गढ़ को बचाने की कोशिश में है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुरजोर कोशिश की, तमाम बड़े दिग्गज महारथी यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने चुनाव प्रचार किया रघुराज सिंह साके के लिए। अब बात ये आती है कि आखिर क्या समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचा पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि विधानसभा चुनाव में नतीजे सामने आए थे कि 2 विधानसभा सीटें उन्होंने अपने कब्जे में की थी, इस बार क्या कुछ अंतर से वो जीत हासिल करते हैं, नहीं करते हैं, या कितना सेंध जो है वो समाजवादी पार्टी के वोटों में लगाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो शुरू से ही ये नेताजी का गढ़ रहा है, और 89 से लेकर अब तक की बात की जाए तो हमेशा से वहां लेकिन नेताजी के निधन के बाद जब उपचुनाव हो रहा है तो सभी मैदान में है। और सबसे बड़ी बात कि पूरा कुनबा एक साथ है, पूरा परिवार एक साथ है। खुद चाचा, जिनका एक अलग वजूद इस क्षेत्र में कहा जाता है, मैनपुरी, सैफई, करेल, भोगांव, किसनी, तमाम जो क्षेत्र है वहां चाचा का एक अलग वजूद है और उनकी एक अलग पहचान है। और उन चाचा की वजह से जो वोट बैंक बढ़ेगा वो बाकी देखने लायक होगा कि आखिर हार जीत का पड़ला क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल का चुनाव एक इतिहास लेकर आएगा। चाहे डिंपल यादव जीतती है तो पहली बार कोई महिला यहां से चुनाव जीतती है, और अगर रघुराज सिंह साके जीतते हैं तो पहली बार कोई शक जीत के सामने आएगा। लेकिन वोट बैंक जो है, मैंने लगातार ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहा है, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर उनका मन क्या था। तो उनका मन यही है कि जो विकास कार्य कराएगा उनके साथ है। नेताजी को लेकर काफी लोग भावुक थे, हालांकि अब तो कल का दिन वोटर्स का कल का दिन है। और अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए। अनुराग, सियासी दलों की जो बात होती है, वोटर्स की बात, जब आप गए होंगे, लोगों से बातचीत आपने की होगी, क्या मिजाज? देखिए, अगर मैनपुरी की बात करें तो प्रतिष्ठा का सवाल दोनों के लिए है, क्योंकि सबसे पहले अगर हम सपा की बात करें तो एक तरफ नेताजी के जाने के बाद ये सीट खाली हुई है और मुलायम सिंह यादव के नाम से ही एक तरह से ये सीट हो गई थी, और उसके बाद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को टिकट दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है और शायद इसीलिए पूरे कुनबे को इकट्ठा किया गया। यहाँ के लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि पूरा परिवार एक साथ है। और दूसरी तरफ रघुराज साके, वो उनको क्यों खड़ा किया गया? उनको खड़ा करने का सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि शिवपाल यादव के सबसे ज्यादा करीबी माने जाते थे, और सभी को यह पता है कि जब तक समाजवादी पार्टी में रहे तभी से ही जो सपा का आम कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव से बहुत मजबूती से जुड़ा रहा। खासकर जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी रूप पे काम करते थे, वो लोग काफी जुड़े हुए थे। और वही कारण रहा कि रघुराज साक को भी इसका हमेशा से
फायदा मिला है। तो इसी को देखते हुए लोगों को ये मैसेज देने की लगातार कोशिश की जा रही है और शायद इसीलिए ऐन वक्त पे, ऐन वोटिंग से पहले, कुछ दिनों पहले ही शिवपाल यादव को अपने खेमे में ले आया जाता है अखिलेश यादव द्वारा, ये जानते हुए भी कि पिछले कई बार ऐसा हो चुका है कि दोनों के बीच में बातचीत हुई लेकिन फिर से अलगाव हो गया। लेकिन उसके बावजूद क्यों? क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है, प्रतिष्ठा की सीट है। और बीजेपी के लिए क्यों है? क्योंकि अब आने वाला है 2024 का चुनाव। 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि वो सीटें जहां पर उसकी कभी भी पकड़ नहीं रही, कभी वो जीत नहीं पाए, उन सीटों पे भी विकास के दम पे, बीजेपी के दम पे, योगी और मोदी के नाम पर भी हम ये सीट जीत सकते हैं, ये वो संदेश देना चाहती है। तो एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल सिर्फ यादव परिवार के लिए नहीं है बल्कि दोनों के लिए है। अगर हम यहाँ के लोगों की बात करें राहुल, तो देखिए समीकरण यहाँ पर बहुत ही अलग तरह के हैं। सबसे ज्यादा यादव वोट है, उसके बाद शाक्य है, उसके बाद ठाकुर वोट है और ब्राह्मण वोट भी इसमें काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर हम 17.5 लाख वोटर तकरीबन है मैनपुरी सीट में, अगर वहां की बात करें तो उसमें से 10 लाख सिर्फ यादव, शाक्य और ठाकुर वोट मिला के हो जाते हैं। हालांकि तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो सियासी दलों का कहना है विकास कार्य को लेकर हम वोटर्स के बीच गए हैं। निखिल, ये सवाल आपसे है, लेकिन अंततः माहौल बदल जाता है और जाति को देखकर वोटिंग होती है। ये एक सत्य है उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के लिए। लखनऊ से कल पूरी मॉनिटरिंग होगी चुनाव को लेकर, क्योंकि हमें लगता है कि एक मील का पत्थर दोनों पार्टियों के लिए। देखिए, मैनपुरी ही नहीं पूरे प्रदेश में कहीं भी अगर चुनाव होता है तो शुरुआत में विकास मुद्दा रहता है, लेकिन जब मतदान होने लगता है तो उस समय जाति और मजहब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले भी बहुत सारे चुनाव में आपने देखा होगा। अगर खास करके मैनपुरी की हम बात करें तो मैनपुरी में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार में मैनपुरी में डेवलपमेंट का बहुत काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट का काम किया और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट का दावा कर रही हैं कि आने वाले समय में अगर उनका प्रत्याशी यहां से जीतता है चुनाव तो डेवलपमेंट होगा। लेकिन इससे अतर आप ये अगर बात करें मैनपुरी सीट की, तो मैनपुरी सीट दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। खास करके अगर समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी में एक इंटरनल सर्वे हुआ था जिसपे हम लोगों ने बहुत पहले भी चर्चा की थी। उसमें शिवपाल यादव और तेज प्रताप यादव और डिंपल यादव का नाम था। उस सर्वे में जो है वो शिवपाल यादव को प्रथम वरीयता मिली थी मैनपुरी के लोगों की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी मैनपुरी में से जो है डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया गया। इसके पीछे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की रणनीति थी कि किसी भी स्थिति में अगर डिंपल चुनाव लड़ती हैं तो चुनाव में कोई मतभेद देखने को नहीं मिलेगा। अगर शिवपाल यादव को चुनाव लड़ाया जाता है तो वो पीएसपीएल का प्रतिनिधित्व करेंगे, लोकसभा में कि समाजवादी पार्टी का करेंगे, ये तमाम संशय थे अखिलेश यादव को, इसलिए उन्होंने डिंपल यादव को यहाँ से प्रत्याशी बनाया। चूंकि ये अखिलेश जानते थे कि डिंपल के नाम पर जो है वो मुलायम सिंह का जो वोट बैंक है वो ट्रांसफर करने में कोई बहुत परेशानी नहीं होगी। मुलायम सिंह की बहू है डिंपल यादव और एक सिंपैथी वोट बैंक है, और इसी सिंपैथी को आपने इस पूरे चुनाव में देखिए बनाने की समाजवादी पार्टी ने कोशिश की। सपा लगातार इस बात का दावा करती रही कि जो लोग इस बार मतदान करेंगे दरअसल वो मुलायम सिंह यादव को सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। तो ये एक तरह से सिंपैथी वोट बैंक की तरफ इस पूरे चुनाव को ले जाने की कोशिश की। यही वजह है कि मुझे लगता है समाजवादी हमें लगता है कि इस वक्त तक निखिल हम लोग बात करते रहेंगे कि कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुई है, उससे भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों सहयोगियों का। लगातार आप नजर बनाए रखिए और पल पल अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। यहां रुकते हैं कुछ पलों के लिए।